शिवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ट्रांसलेटर की बात करते हैं, नाम से क्लियर होता है ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करें। हमने जो लैंग्वेज पढ़ा था, आपके कंप्यूटर कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर लैंग्वेज, तीन तरह के लैंग्वेज हमने देखे थे। एक लो लेवल लैंग्वेज हमने देखा था, और एक हमने देखा था, क्या देखा था स्टूडेंट, असेंबली लेवल लैंग्वेज देखा था। क्योंकि ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, आपकी आपके मशीन लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हमने देखा था, क्या देखा था स्टूडेंट, मिडिल लेवल लैंग्वेज की मैंने बात कही थी। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो आपका सी लैंग्वेज है, एक प्रकार का मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और एक हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर की मैं बात करता हूँ, जो ट्रांसलेट करेगा, किसमें ट्रांसलेट कर रहा है, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। मतलब जो कोड हम करते हैं, बहुत ध्यान सुनेगा, जो कोडिंग हम करते हैं जिसमें सोर्स कोड कहता हूँ या ऑब्जेक्ट कोड कहता हूँ, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है स्टूडेंट, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीनी भाषा में। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, किस भाषा को समझता है, मशीन भाषा को समझता है। वो मशीन भाषा क्या होती है, 100010, इस प्रकार से होती है। ये मशीनी भाषा है आपकी, ठीक है। तो इस भाषा को समझता है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। जो मैंने लैंग्वेज आपको पढ़ाया, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाया, जहाँ पे मैंने बात की लो लेवल लैंग्वेज की, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, वहां पे दो तरह के लैंग्वेज हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा मशीन लेवल लैंग्वेज, और एक हमने पढ़ा असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम यूज करते थे निमोनिक कोड्स। क्या यूज करते थे स्टूडेंट, निमोनिक कोड्स। क्या हम यूज करते थे, निमोनिक निमोनिक कोड्स, ठीक है। निमोनिक कोड्स, नाम याद रखिएगा, निमोनिक कोड्स। अब यहाँ पे निमोनिक कोड्स आ गया था। अब जब असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात होती तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी था, क्या आ गया था वहां पे, असेंबलर आ गया था। कि वहां पे वो क्या किया गया, जो छोटे टर्म्स है, जैसे शॉर्ट हैंड टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा तो उस दिन समझाया था, जैसे ऐड हो गया आपका, ठीक है, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन के सब हो गया आपका, ठीक है। आपका डिवीजन के लिए DIV लिख दिया मैंने। एक प्रकार का ये निमोनिक कोड्स ही है। क्या है आपका, निमोनिक कोड्स है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेटर की, ट्रांसलेटर मीन्स क्या होता है, जो कन्वर्ट करे, जो ट्रांसलेट करे, किसमें ट्रांसलेट करे, आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में। सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में। तीनों का काम यही है, तीनों का काम सेम ही है स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, आपके असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसे मैंने असेंबलर कहा है। उसी प्रकार कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों जो ट्रांसलेटर हैं, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे यूज किए जाते हैं स्टूडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद जो भी एरर मैसेज होगा वो आपको शो करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेटर की जब हम बात करेंगे, ये जो इंटरप्रेटर है, ये लाइन बाय लाइन उसे कंपाइल करता है। जो स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, जो प्रोग्रामिंग होते हैं, जो प्रोग्रामिंग कोड होते हैं, उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो ये बात होगी आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। अब चलिए इसी को हम ब्रीफ में देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका असेंबलर, कि असेंबलर क्या होता है। तो आपको समझ आता है, जैसे कि मैंने कहा, असेंबलर का उपयोग असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए। अब वो असेंबली लैंग्वेज कैसा दिखता है, मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट, कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। या हम कहें, असेंबलर सोर्स कोड को इनपुट के रूप में लेगा। असेंबलर जो है सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेगा, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको असेंबलर मशीन स्टूडेंट कि भाई काम क्या करता है, कैसे किस तरीके से ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो असेंबलर जो होता है सोर्स कोड को एज ए इनपुट के रूप में लेगा, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है, और जिसको असेंबलर जो है मशीन की समझने वाली भाषा, या जिसे मैं लो लेवल लैंग्वेज कहता हूं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ नाम दिए गए हैं असेंबलर के, जिन्हें आप याद रखिएगा। GAS या GNU, ये सारे आपके असेंबलर के नाम हैं, जिसकी मदद से असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, GAS और GNU, एक प्रकार का असेंबलर। जैसे आप अभी देखते हैं ना, जैसे आपका टर्बो सी एक प्रकार का कंपाइलर एडिटर है। उसी प्रकार जो पहले आते थे, जहां पे असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता था, आपके लो लेवल लैंग्वेज, तो वहां पे GAS और आपका GNU,
असेंबलर आते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब और कुछ असेंबलर के नाम अगर आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको नाम बताया तो जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। अच्छा, और क्या लिखा है देखिए, जब कुछ विशेषताओं की बात आती है तो विशेषताएं भी हमें पता होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं इसकी होती है, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला है असेंबलर जो है सोर्स कोड जो कि असेंबली लैंग्वेज में होता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। फिर जाकर ये मशीन कोड जो है कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमें समझ आता है स्टूडेंट, जो आपका कंप्यूटर है वो किस भाषा को समझता है, मशीन भाषा को समझता है, मतलब 0 और 1 भाषा को समझता है। इसीलिए तो मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, इसीलिए मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो असेंबलर है, असेंबलर का आप नाम याद रखिएगा, असेंबलर के क्या क्या नाम है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ जिससे नाम को आप याद रखिएगा, जिस नाम को आप याद रखेंगे वो कौन कौन से नाम, जैसे कुछ और असेंबलर जो पहले आए हुए थे, जैसे 6502 असेंबलर्स, ARM असेंबलर्स, IBM मेन फ्रेम असेंबलर्स, X86 असेंबलर। कुछ ऐसे असेंबलर्स हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन दो आपने नाम याद रखिएगा, ठीक है, कौन कौन से नाम याद रखिएगा, GAS और GNU, ठीक है। GNU सबसे बेस्ट असेंबलर है, ठीक है, जो आपके विंडो प्लेटफॉर्म, डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स और मैकिन्टोश ऐसे प्लेटफॉर्म में इसके उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये GNU असेंबलर का नाम याद रख, कभी कभी वाइवा क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई असेंबलर के नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा GNU। चलिए, तो पहला ये था आपका विशेषता। दूसरा विशेषता देखिएगा, असेंबलर जो होता है सोर्स कोड को पहले किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड मतलब होता है जो ह्यूमन समझता है, फिर यह ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर प्रोग्राम के साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लिंकर प्रोग्राम जहां से वो लिंक हुआ प्रोग्राम है। उसी प्रकार जब आप असेंबलर की हम आगे की बात करेंगे, आगे की विशेषताओं की बात करेंगे स्टूडेंट, असेंबलर के आउटपुट में रीलोकेटेबल मशीन कोड होता है जो एक असेंबलर के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो उसे बाइनरी कोड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाइनरी कोड क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके 0 और 1 आपके बाइनरी कोड होते हैं। बहुत सिंपल फंडा है कि जब असेंबलर जो होगा असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को एज ए इनपुट लेगा और उसी इनपुट को असेंबलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो होता है स्टूडेंट एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलता है, ठीक है, एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करेगा, 1 बाय 1 करेगा, ये बात सामने आ रही है। असेंबलर जो होता है कंपाइलर की तुलना में कम इंटेलिजेंट होता है। अब कंपाइलर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो प्रीवियसली स्लाइड में मैंने आपसे कहा, कंपाइलर जो होता है आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। असेंबलर में दिए गए इनपुट के 2 फेस होते हैं, मतलब 2 फेस से होकर गुजरता है, एक फर्स्ट फेस और एक सेकंड फेस। एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे डिबगिंग, आपका ये वर्ड बहुत बहुत बार यूज होगा आपके सी और सी प्लस प्लस में। डिबग का मतलब होता है, डिबग करना मतलब प्रोग्राम में एरर को ढूंढना। डिबग करना मतलब होता है प्रोग्राम में एरर को ढूंढना। तो यहाँ पे डिबगिंग जो है, एरर को ढूंढना जो है बहुत मुश्किल काम होता है, किसमें, आपकी असेंबलर में। किसमें स्टूडेंट, असेंबलर में। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना वर्ड, सोर्स कोड दिखाई दे रहा है, यही असेंबली लेवल लैंग्वेज है। ऐसे लैंग्वेज लिखे जाते थे पहले, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है। ये असेंबली लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसे हम असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो पहले यूज किए जाते थे जब लो लेवल लैंग्वेज में काम किया जाता था, तब वहां पे असेंबली लैंग्वेज तो जो था। अच्छा, तो एक चीज और आप याद रख सकते हो, ये 0-1 से बेहतर ही है। 0-1 से याद करने से बेहतर है कि हम इसे याद करें, जो पहले के जो डेवलपर थे उसे इन्हें याद करना होता था, ठीक है। ये देखिए, ये सारे आपके असेंबली लैंग्वेज है। अब इसे इसमें किसकी मदद से कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, असेंबलर की मदद से। तो असेंबलर भी क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। स्टूडेंट क्या है, ट्रांसलेटर है, जो क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड में। अब ये देखिए, जो असेंबली लैंग्वेज है ये ह्यूमन रीडेबल है, ये ह्यूमन पढ़ सकता है, ये हम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, क्या हम इसे याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसलिए कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल कराने के लिए, बहुत ध्यान सुनेगा, कंप्यूटर को समझाने के लिए वहां पे हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, ट्रांसलेटर की। तो ये असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिखाया आपको, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये पहले यूज किए जाने वाले लैंग्वेज थे स्टूडेंट।
और जो नाम याद रखेंगे GNU असेंबलर, जो बहुत ही पॉपुलर था। नेक्स्ट जो है आपका कंपाइलर, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का स्टूडेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपके C++, C#, जावा आदि में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन कोड या मशीन आपके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। या आसान शब्दों में कहे स्टूडेंट, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम है जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, बहुत ध्यान सुनेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम है जिसे मैं सोर्स कोड कहता हूँ, उसको किसमें किसमें कन्वर्ट कर रहा है, जो कंप्यूटर की समझने वाली भाषा है, कौन है वो, 0 और 1, या जिसे मैं लो लेवल लैंग्वेज कहता हूँ, उसमें चेंज करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैंने असेंबलर की बात कही तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में असेंबलर की मदद से। उसी प्रकार कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन को समझ आता है। जो आप लिखोगे, जो आप लिखते हैं अपने टर्बो सी प्लस एडिटर में, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है वो, जिसे मैंने सोर्स कोड कहा है, जिसको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज में। जो कंपाइलर होता है स्टूडेंट, सोर्स कोड को मशीन कोड में तब कन्वर्ट करता है जब सोर्स कोड में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, त्रुटि मतलब किसी प्रकार का एरर ना हो। अगर सोर्स कोड में कोई त्रुटि हुई तो कंपाइलर उस त्रुटि को दूर किए बिना सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब वहां पे एरर्स नहीं होगा। कि जब भी हम प्रोग्राम आप रन कराते हैं या कंपाइल कराते हैं, तो सबसे पहले हम कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने का मतलब यही होता है स्टूडेंट, जो आपके पूरे प्रोग्राम है, पूरे प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है, सबसे पहले उसे कंपाइल किया जा रहा है। कंपाइल किया जाना मतलब उसको देखा जाएगा, चला के देखा जाएगा कि भाई किसी प्रकार का एरर तो नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, किसी प्रकार के सीक्वेंस या किसी प्रकार के सिंटैक्स एरर तो नहीं है। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, ये असेंबलर की तुलना में कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स के बारे में हमें पता चलता है, रेंज, एरर्स, ये सभी प्रकार की चीजों का वो इन्वेस्टिगेट करता है या जांच करता है। इसलिए कंपाइलर जो है क्या है, आपके असेंबलर की तुलना में एज कम्पेयर टू असेंबलर इंटेलिजेंट होता है। मगर कंपाइलर जब रन होता है तब यह मेमोरी का बड़ा हिस्सा उपयोग करता है, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा मेमोरी लेगा आपके सिस्टम की। साथ साथ जब आप कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वहां पे उसका मेमोरी भी साइज दिखाता है कि भाई कितना मेमोरी ले रहा है आपका प्रोग्राम। और ये जो है काफी स्लो काम करता है, क्योंकि यह पहले पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा। अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर ना हो तब उसे किसमें ट्रांसलेट करेगा, आपकी आपके मशीन कोड, या जिसे मैं निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज कहता हूं, उसमें ट्रांसलेट करेगा। तो C++, जावा, कंपाइलर्स, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके कंपाइलर के अंतर्गत आते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जहां पे उसके प्रोग्राम को पढ़ेगा। जैसे सी हो गया, C++ हो गया, C#, जावा, PHP, एडवांस जावा। ठीक है, ये सारे नाम है आपके किसके किसके हाई लेवल लैंग्वेज के, आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं वही है जो मैंने कहा कि जो लिखे गए प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर वो प्रोग्राम कंप्यूटर में रन होगा। किसी प्रकार का एरर नहीं होगा, तभी उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में। पूरे सोर्स कोड को एक बार में इनपुट लेगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहा है। साथ साथ इंटरप्रेटर की तुलना में, जो हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, इंटरप्रेटर की तुलना में काफी कम समय लेता है। कंपाइलर के माध्यम से निम्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो मैंने आपसे कहा, C#, C++, जावा। ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ता है। इंटरप्रेटर की तुलना में काफी ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। अगर किसी प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन होता है, तो आप पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। मतलब आपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाया, आपने उस प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के लिए जो शॉर्टकट की मैंने आपसे कहा था, कोई बताना चाहेगा कोई शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट? एक होता है शॉर्टकट की आपका Alt+F9, ये आपका कंपाइल करने का शॉर्टकट की है, Alt+F9। अल्ट की आपके होता है, किसमें होता है, आपके कीबोर्ड में होता है, आप जरूर देखा होगा, और साथ साथ आपके मोबाइल में भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब मैं कंपाइल के शॉर्टकट की बात करता हूँ, वो है आपका Alt+F9। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी प्रकार का एरर होने पे क्या कर रहा है कंपाइलर, जो है आपका कंपाइल करने के बाद एरर की लिस्टिंग प्रदान कर रहा है कि भाई क्या क्या एरर है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, ये बात हो गई। अब कंपाइलर जो है प्रोग्राम में पाए गए एरर को दूर करने के बाद, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो एरर आपके जो प्राप्त होगी वो आपको खुद दूर करना होगा।
ठीक है। और जैसे ही एरर दूर हो जाएगा, आपको उसको प्रोग्राम को क्या करना होता है, रन करना होता है। सबसे पहले आप उसे कंपाइल कीजिएगा, फिर उसके बाद रन कीजिएगा। या स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर ओपन करें, फिर हम क्या करें, फिर हम प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे सेव कराएं, सेव कराने के बाद उसे कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद रन करें। कंपाइल करने के बाद हमें जो एरर प्राप्त होगा हम उसे दूर करेंगे, अगर एरर नहीं है तो हम उसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल कीवर्ड प्लस F9, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे डिबगिंग बहुत डिबगिंग करना थोड़ा स्लो होता है। डिबगिंग मतलब एरर को ढूंढना, क्योंकि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, छोटे प्रोग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बड़ा प्रोग्राम बनता है तो वहां पे जो डिबग डिबग होता है, डिबग करना मतलब एरर को ढूंढना, एरर को ढूंढना मतलब डिबग करना कहलाता है। तो वह सबसे पहले क्या करता है, एरर को डिस्प्ले कराता है आपको, और अगर कुछ एरर है तो उसे दूर करेगा, देन आपके प्रोग्राम को रन करने की अनुमति प्रदान करेगा स्टूडेंट। मतलब जब तक आप एरर को दूर नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसे रन नहीं करा सकते। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल इस इमेज के फॉर्म से समझाना चाहा आप लोग को कि जो कंपाइलर है, जैसे कंपाइलर हमने कल जो हमने पहला प्रोग्राम हमने देखा था उसी प्रकार से ये देखिएगा। ये देखिए, ये वैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है आप लोग का, लेकिन जो हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम देखा था, इसी प्रकार से लैंग्वेज आपके प्रोग्राम होंगे जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो आप समझते हैं, जिस वर्ड को आप समझ पाते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है, उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट कर रहा है स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम आपको बताया जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, जिसे मैंने सोर्स कोड कहा है, जो ऑब्जेक्ट कोड है, जो ऑब्जेक्ट कोड की तरह बिहेव कर रहा है, जो ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल के लिए है, कंपाइलर की मदद से उसे किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, आपके आपके मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रेटर। ठीक है स्टूडेंट, कि इंटरप्रेटर होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हमने देखा असेंबलर, दूसरा हमने देखा कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अच्छा, ये भी जो ट्रांसलेटर है आपका, जो ट्रांसलेटर जो कंप्यूटर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जिसे मैंने कहा है इंटरप्रेटर, वो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को, पूरी स्टेटमेंट को एक साथ ट्रांसलेट नहीं करेगा। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट करे वो कहलाता है इंटरप्रेटर। जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे वो कहलाता है आपका इंटरप्रेटर। मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल नहीं करेगा स्टूडेंट, वो क्या करता है, पहले एक लाइन को, प्रोग्राम की एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, देन उसे रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करना मतलब आपके परिणाम को प्राप्त करके वो देगा, फिर वो दूसरे लाइन पे आएगा, फिर वो तीसरे लाइन पे आएगा, मतलब लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रन कराएगा। कि सबसे पहले अगर इस लाइन को रन कराया, इसमें कोई एरर है तो उस एरर को दूर करेगा, देन इस सेकंड लाइन में आएगा, फिर सेकंड लाइन कंपाइल कराएगा, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। और ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा, जितने लाइंस आपने लिखे हैं अपने प्रोग्राम में, जितने नंबर्स ऑफ लाइन आप किसी लैंग्वेज में, वो लाइन बाय लाइन काम करेगा। और ये कब तक काम करेगा, जब तक उस प्रोग्राम में किसी प्रकार का एरर ना हो। अगर किसी प्रोग्राम की लाइन पे एरर मिलती है तो उसे इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस लाइन को ट्रांसलेट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, और एरर वाले लाइन को सही न कर लिया जाए। और जब तक रन नहीं करेगा, जब तक आप उस एरर को दूर न कर लो। ये बात हमने सीखा। अच्छा, चीज और याद रखेगा, जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो सोर्स कोड है, ठीक है, जैसे पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, वीबी, पोस्टस्क्रिप्ट, लिस्प आदि लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, जैसे आजकल जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन है, पाइथन के लिए एक इंटरप्रेटर है, जैसे मैं नाम बताऊंगा आपको इंटरप्रेटर का, एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा एक इंटरप्रेटर है जिसकी मदद से पाइथन के जो प्रोग्राम्स है उसे रन कराया जाता है, मतलब लाइन बाय लाइन वहां पे एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो नाम जो एग्जांपल वो याद रखिएगा, पाइथन, पर्ल, वीबी, पोस्टस्क्रिप्ट, लिस्प। तो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, जिसे मैं सोर्स कोड कहा है, को लेकर सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक इंटरमीडिएट कोड का सामने आया, मतलब एक इंटरमीडिएट कोड होगा, और फिर इस इंटरमीडिएट कोड को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट कोड है किस तरह के दिखाई देता है स्टूडेंट, असेंबलर कोड की तरह होता है। इसकी तरह होता है, असेंबलर कोड की तरह।
अब यहाँ पे जो चीजें आपको याद रखनी है, ये लाइन बाय लाइन मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करता है। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेगा, देन उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है, लेकिन जबकि आपके कंपाइलर में ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता था। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है। कंपाइलर की तुलना में ये ज्यादा समय लेगा। क्यों ज्यादा समय ले रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है कंपाइलर की तुलना में कम होता है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराएगा और उसे मेमोरी में स्टोर कराएगा। अगर प्रोग्राम में आपके मॉडिफिकेशन होना है तो आपको पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है। लेकिन जो हम इंटरप्रेटर की बात करें तो लाइन बाय लाइन उस चीजों को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन की बात आती है, अगर मॉडिफिकेशन करना है तो इस लाइन में गड़बड़ी है तो मैं इसी में मॉडिफिकेशन करूंगा, इस लाइन में गड़बड़ी है तो इस लाइन को मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। मतलब पूरे प्रोग्राम को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, अब एक साथ पूरे कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती एज कंपेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर की तुलना में काफी स्लो होता है। और ये एक चीज और याद रखिएगा, इंटरप्रेटर में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय हर बार स्कैन और ट्रांसलेट करना होता है, हर बार लाइन को स्कैन और ट्रांसलेट करना होता है। उसी प्रकार किसी भी लाइन में अगर एरर होगा तो इंटरप्रेटर अपना काम करना बंद कर देता है और एरर ठीक होने के बाद ही फिर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो चेकिंग होती है लाइन बाय लाइन होती है। प्रोग्राम को फास्ट डिबगिंग करने के लिए इंटरप्रेटर काफी अच्छा होता है। मतलब जब बड़े प्रोग्राम की बात आती है, जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे इंटरप्रेटर का उपयोग होता है कि जब आपको क्या चेक करना है, लाइन बाय लाइन उसके एरर को चेक करना है, तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, अगर लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो वहाँ पे डिबग करना आसान होगा। डिबग करना मतलब वहाँ पे जो उसका एरर को ढूंढना, डिबग करना मतलब यही होता है एरर को ढूंढना या त्रुटि को ढूंढना, उसे ठीक करना। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे के वीडियो लेक्चर के लिए फॉलो कीजिए शिवा क्लासेस को। जी धन्यवाद।